हेलो एवरीवन। तो थोड़ा-सा मतलब अभी वीडियो में थोड़ा ग्लिच आ गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए से मैंने 5-7 क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो साइलेंस मोड पे लग गई थी, ठीक है? इसीलिए मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो उस ग्लिच को मैंने दूर किया कर दिया है, तो थोड़ा-सा उसके लिए खेद है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेक्शन है पार्ट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज़ यानी सीडीपी का, और ये 2020 का पेपर है। 2020 का पेपर है जो हेल्ड हुआ था 31 जनवरी 2021 को, ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अभी ये वो भी नहीं हो रहा, इरेज भी नहीं हो रहा, तो मैं प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। इसने कहा है बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, तो ये बहुस्तरीय मिश्रित होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये होता है ZPD। इसने जो ये होता है इसके 3 ट्रायंगल शेप में बताया गया है। ये लेवागोट्स के अनुसार ये ऐसा एक ट्रायंगल शेप में ट्रायंगुलर कोनिया बताया गया है। ये होता है मोर नॉलेजेबल यानी कि हमसे ज़्यादा जानने वाला, एक होता है ZPD और एक होता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि टेम्परेरी हेल्प। जब तक बच्चा उस चीज़ को खुद करने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक हम उसको हेल्प देते रहेंगे। ZPD का मतलब होता है कि वो दायरा दायरा मतलब क्षेत्र जहाँ पर हम उसको हेल्प प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जैसे विकास क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र की बात कर रहा है। क्षेत्र क्या, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर इसलिए करेक्ट है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, कौन सी स्टेज में कितनी गुण आ जाते हैं, तो ये परिकल्पित हो जाता है, निगमनात्मक तर्क करने लगता है, क्योंकि ये लास्ट की स्टेज है 18 से अबव की, ये हो जाता है, और फिर जो है प्रज्ञावित चिंतन करने में भी वो समर्थ हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नैतिक लॉरेंस कोलबर्ग की जो मोरल थ्योरी है उसके अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये जो उनकी सोशल थ्योरी है उसमें कहा गया है, ठीक है ना? द इंस्ट्रूमेंटल द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, ये इनकी थ्योरी है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कुछ क्वेश्चन करा देते क्योंकि फिर एकदम से तो मैंने चेक कर लिया, मैंने पूरी वीडियो बन जाती और हम देखते रहते। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत बुद्धि सिद्धांत दिया है, उसमें कहा गया है कि ये कौन सा जोड़ा उसकी अनिश्चित अनुपालन की संभावना के अनुसार सही नहीं है। आप देखें, जो स्थानिक बुद्धि होती है वो मनोवैज्ञानिक में होती है, अंतर्व्यक्तिक विक्रेता में, भाषिक मूर्तिकार में। तो ये तीनों के तीनों रॉन्ग है, और इसका सही ऑप्शन है यानी कि शारीरिक गति संवेदना किस में होती है, ये खिलाड़ी में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, इन्होंने वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास में भाषाकी में काफ़ी जोर दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कक्षा में कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अभिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, गलत, ये भी रुकावट, सही नहीं है, गलत, प्रतिपुष्टि देने में कभी सफल कभी असफल, कभी असफल विद्यार्थियों को पहचानने में। तो आगे देखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, जब भी तो अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ से हुआ था, ठीक है ना, यहाँ से मैंने वीडियो को मैं एक बार चेक ही कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, सभी कक्षा में लिंग में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के स्तर की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। प्रभावशाली पद्धति के बारे में पूछा है। देखते हैं, जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, लिंग की योग्यता का समूह बनाना। ये तो सारे के सारे रूढ़िवादिता को क्या है, बढ़ावा देते हैं। इसने पूछा कम करना, तो क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग व्यवस्था बनाना और विचार विमर्श प्रस्तुत करना, जहाँ पे जो है ना वो होता है ना को एजुकेशन होते हैं कुछ स्कूल, ठीक है, पहले तो ज़्यादातर को एजुकेशन ही होते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, एक गुण और समाधान के रूप में, है ना,
तो ये पहला ही रुकावट के रूप में थोड़ा उसे समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है? जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को करने में, अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकरण करने, बच्चों को निश्चित करने में, अध्यापक ले चले प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा देना सबसे पहला कर्तव्य चाइल्ड सेंटर टीचिंग में। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण किसने दिया था? सांस्कृतिक उपकरण 11 का पहले यह लेवाइगत्स्की। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? क्या पूछा? उपयुक्त नहीं है। बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तक, इस परिचय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट, ये ऑप्शन सही है। समावेशी कक्षा के पीछे क्या विचार है? 13 क्वेश्चन, बच्चों की योग्यता के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी समस्याओं की सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग क्षमताओं में वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रदान करना, दार्शनिक के लिए सभी बच्चों को नियमित करना। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। दार्शनिकता में सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्रदान, यानी कि सभी को समान शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का है, वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, हाँ हो सकता है ये भी, है ना। और वे प्रश्न देकर जिन्हें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, जरूरत थोड़ा ही ना आगे और अभिमुख हो जाएंगे जब ना, तो बहिर्मुख होने की आवश्यकता है प्रश्न करने के लिए विशिष्ट निर्देश देकर रटने पर। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 1, पैटर्न वैफल्य देखिएगा, डिसलेक्सिया। देखो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है बताओ? 15 का जो है, जहाँ पे पढ़ना आ जाएगा और लिखना आ जाएगा वहाँ पे ये डिसलेक्सिया हो जाता है, पढ़ने विकार, है ना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्न से कौन सी प्रभावशाली पद्धति नहीं है? देखो, नहीं भी हमें गैर जो है बहुत गौर करना है। तो पहला हम पढ़ते हैं ऑप्शन, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उन्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं के विद्यालय के बाहर जाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, गलत। अच्छा, ये नहीं है ना, नेगेटिव ढूंढना है, तो ये हो भी सकता है भाई, ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना उन्हें, है ना। तो बस जहाँ पे ये आ गया ऑप्शन नेगेटिव मिल गया, वही ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था कैसी होती है का कोई प्रभाव नहीं होती है, महत्वपूर्ण भूमिका। तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शारीरिक की और सामूहिक भी। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अर्थपूर्ण अधिगम को, मीनिंगफुल जो है लर्निंग को कैसे बढ़ावा देना चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए और उनके मनोभाव विपणने को स्पष्टित करना चाहिए। ये हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना, नामांकित करता, समूह बनाने के लिए, समूह तो बनाना नहीं, संवाद और परिचय से प्रोत्साहित करनी चाहिए जिससे मैं बहु परीक्षा करने में सशक्त हूँ। देखो, इससे अच्छा ये ऑप्शन है, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखो, अच्छा इसमें चुनने हैं, यानी कि पहला भी है, हाँ वही तो कह रही मैं, पहला भी है और तीसरा भी। बस ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो है। मैं भी तो कहूँ कि जब दो ऑप्शन दे रखे तो अकेला कैसे हम मेजर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक और कैसी प्रक्रिया है?
देखो जटिल सक्रिय, सरल रैखिक, व्यक्तिगत और निष्क्रिय। निष्क्रिय नहीं हो सकता, रैखिक नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जटिल और सक्रिय। जहाँ पे एक्टिव है वहीं पे जो है वो अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसीजर है, लर्निंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 20, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को कैसे रखना चाहिए, है ना। टालना चाहिए, समझना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। तो सारे तीनों के तीनों तो नेगेटिव है, एक इसमें पॉजिटिव आ रहा आंसर, यानी कि उसमें उसे केवल समझना चाहिए, है नहीं, तीनों तो नेगेटिव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय किसके, बजाय किसके, नेगेटिव ढूंढना है। अच्छा, अच्छा, यहाँ दो ऑप्शन ढूंढने हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक, एक तो सहयोगिक व्यापा नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठात्मक नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे सहयोगिक मिल गया वही है, और प्रतिस्पर्धक भी होनी चाहिए ना, कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए। तो ये कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ठीक है, क्या है, उन्हें बहुत सारे अवसर प्रदान करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, आपको पता है। तो 22 का क्या होता है, पहाड़ उपलब्ध कराना। पहाड़ उपलब्ध का मतलब वही, पहाड़ मतलब स्कैप होल्डिंग, स्कैप होल्डिंग को पहाड़ पंग भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्कैप होल्डिंग स्पेशली, यानी कि वो चीज़ें जहाँ पे हमें थोड़ी सी हेल्प करने पर उन्हें एक रास्ता मिल जाए। स्कैप होल्डिंग का मतलब होता है व्हेन स्टूडेंट्स लर्न इन न्यू स्किल, और एक नई कौशल को सीख सके, तभी तो हम उन्हें मोटिवेट करेंगे लर्निंग के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है। सही, नेगेटिव ढूंढना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे आसपास की घटनाओं की सटीकतापूर्ण सोचते हैं और उन्हें छानबीन की लालसा बनी रहती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो अब ढूंढना हमें सही क्या है, नेगेटिव ढूंढना आंसर। तो नेगेटिव इसका आंसर क्या होगा, 23 का हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वे स्वयं नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते, अपनी जानकारी के अनुसार में खुद भी तो दिमाग लगा सकते हैं, हमें तो केवल वही एक ZPD तो देना है उन्हें। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन में है, बच्चों का विद्यालय में ऐसा फॉलो होना किस पर डिपेंड करता है। वंचित पृष्ठभूमि पर निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। जहाँ पे टीचिंग मेथड को जो है वो गलत समझा जाता है, वहीं पे बच्चों में असफल होना निर्भर करता है। तो मतलब आपकी पद्धति में कमजोर है, बच्चों में कमजोरी नहीं है, बच्चों में गलती नहीं कर सकते, लेकिन हम गलती कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। चाइल्ड सेंटर मेथड कहता है बात, ठीक है ना। तो 24 का जो है ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है, ठीक है ना। ये तो हो गया। आगे कुछ ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, जैसे किसी से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा तो हम कहेंगे कि दूसरे बच्चे को उसे समझाने का प्रयास करें, ताकि उसका भी जो है रिवीजन हो जाए, उसे भी वो अच्छे से मेमोराइज्ड हो जाए और दूसरे को समझ आ जाए, है ना। तो बच्चे स्वयं की चिंतन परिकार आवश्यक करते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। वही तो चीज़ मैंने बताई आपको, बस बिना देखे ही बता देती मैंने ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एक कक्षा में कैसा अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित के व्यवहारवादी, तीनों तीनों के तीनों जो है आंसर वो नेगेटिव है, केवल एक ही आंसर ठीक है। तो क्या होगा, अध्यापक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। व्यवहारिकवादी या प्रगतिशील, तो प्रगतिशील होनी चाहिए। समय अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र आकलन की विद्यार्थियों की अधिक चार्ट के अनुसार परिवर्तित करती है। क्या करती है, प्रोग्रेसिव, ठीक है। यहाँ अधिगम क्रिया की बात नहीं हो रही, क्लासरूम की बात नहीं हो रही, यहाँ उसकी रचना की बात हो रही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। संसार में सभी बच्चों का एक विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय होता है। बच्चों में विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित, समूह की आवश्यकताओं अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। यह विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है ना, मैं जितनी बार क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रही हूँ ना, मुझे हर बार ये क्वेश्चन मिल रहा है, कभी पेपर फर्स्ट में तो कभी सेकंड में। कभी इसकी आयु पूछ लेता है, कभी इसकी प्रॉपर्टी पूछ लेता है, कभी इसका स्टेज पूछ लेता है। ठीक है, तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, ये पूछा है, यानी कि ये होती है 6 से 10। और ये केवल जो बीएड की बुक होती है ना, डीएलएड बीएड की बुक है, केवल उनमें दिया गया, किसी बाकी और किसी प्रकाशन की बुक में नहीं दिया, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ठीक है, तो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हो। ठीक है ना, तो जैसे 7 से लेकर 11 तक की स्टेज आ जाती है ना, कहीं में मूर्त, उसमें मूर्त अवस्था में और संक्रियात्मक में, तो वो 7 से 11 यानी कि 6 से 10 के बीच में आ जाती है ना, तो ये होती है बाल्यावस्था का एक केंद्र है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या करता है कि कोई भूमिका नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर 4 एक द्वितीय कारक है। सामाजिकरण दूसरा है, तो पहला तो हमारा परिवार है ना, परिवार से तो सीखते हैं, पहली लर्निंग जो हमारी है वो फैमिली है, दूसरा समाज है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। उसने कहा है कि जो बड़े हैं वो बच्चों की अपेक्षा अलग सोच सकते हैं। ये किसने कहा है? चिल्ला चिल्ला के कई बार मैंने थोड़ी बताई आपको, ये तो याद रखना, सबसे ज़्यादा छाए हुए होते हैं सीडीएफ में, वो पियाजे ही छाए हुए होते हैं। तो ये कहता है कि सब में अलग, जब भी तो उन्होंने 4 स्टेज दी है कि हर स्टेज में बच्चा अलग प्रकार से सोचता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज हमने 30 क्वेश्चन कराए हैं सीडीपी के। आज का सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और नई नई वीडियो ऐसे ही सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट करंट मिल सके। थैंक यू।